नमस्कार साथियों। आज हम राजनीतिक विकास के दूसरे सिद्धांत के बारे में परिचर्चा करेंगे। राजनीतिक विकास का पहला सिद्धांत, जिसे उदारवादी सिद्धांत कहा जाता है, उसमें 8 महत्वपूर्ण चिंतकों के विचारों के बारे में हमने बातचीत की, परिचर्चा की। और हमने देखा कि इन चिंतकों का जो विचार था वो मूलतः पश्चिमी दुनिया या विकसित देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं पर केंद्रित था। उनके हिसाब से राजनीतिक विकास का जो आधार रहा है वह एक बहुपक्षीय अवधारणा रही है, और उन्होंने आर्थिक सिद्धांत के साथ साथ सामाजिक सिद्धांत, आधुनिकीकरण, पर्यावरणीय सिद्धांत, समावेशी सिद्धांत को भी महत्व दिया है। पहली बार यूरोपियन दुनिया में जो राजनीतिक आधिपत्य था उसी में से एक नया सिद्धांत निकल कर आया, जिसे हम वैकल्पिक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। वैकल्पिक सिद्धांत इसलिए भी कहा जाता है कि पहली बार ये विकल्प पश्चिमी दुनिया के ही कुछ ऐसे क्रांतिकारी, नेतृत्वकारी, दार्शनिक विचारकों के चिंतन से उदित हुआ, जिसे आगे चलकर तीसरी दुनिया के नवमार्क्सवादी चिंतकों ने गति प्रदान की, विकसित स्वरूप प्रदान किया। हालांकि इस चिंतन की एक सबसे बड़ी कमी या दोष ये रहा है कि इस चिंतन के द्वारा राजनीतिक विकास का उदारवादी सिद्धांत के विकल्प के रूप में मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धांत का प्रतिमान तो प्रस्तुत कर दिया गया, परंतु यह उदारवादी सिद्धांत की तरह एक विकास का आधार स्तंभ प्रस्तुत नहीं कर पाया। इसके दो कारण रहे। पहला कारण कि इसने आलोचनात्मक स्वरूप में विकल्प को प्रस्तुत किया, इजाद किया, तैयार किया। दूसरा कि उस चिंतन को या पश्चिमी मॉडल को छोड़ दें तो कौन सा ऐसा आधार हो सर्वमान्य जिसके आधार पर विकासशील देश विकसित राज्य के ध्येय को प्राप्त कर सके। यहाँ ये थोड़ा सा विफल हुआ। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। राजनीतिक विकास का जो मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धांत है वह अपने नाम से ही कार्ल मार्क्स के चिंतन पर और लेनिन के चिंतन पर आधारित है। इसी चिंतन को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप बदलते हुए स्वरूप में अलग अलग विचारकों के द्वारा अपनाया गया है। इसलिए यह मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धांत एक गतिशील और परिवर्तनकारी सिद्धांत है। इस सिद्धांत को अगर एक नाम हम दें तो इसे राजनीतिक विकास का अल्टरनेटिव थ्योरी या वैकल्पिक सिद्धांत भी कह सकते हैं। इस सिद्धांत को हम आर्थिक विकास का सिद्धांत भी कह सकते हैं। इस सिद्धांत की मूल मान्यता है कि राजनीतिक विकास आर्थिक विकास पर निर्भर होता है, और इसीलिए उन्होंने आधार और अधिरचना की संकल्पना को डिजाइन किया है। इस पिरामिड रूपी संरचना में आप देख रहे हैं कि जो बेस है वह इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात कही गई है, और जो राजनीतिक विकास है वह अधिरचना है, जिसे आप राज्य कहते हैं, जिसे आप कानून कहते हैं, जिसे आप पॉलिटिकल सिस्टम कहते हैं, वह आर्थिक संरचनाओं पर ही निर्भर होता है। और आर्थिक संरचनाएं उत्पादन के विनिमय के साधन या मोड ऑफ प्रोडक्शन जो माध्यम है उस पर निर्भर करती हैं। अब कार्ल मार्क्सवादी या मार्क्सवादी नवमार्क्सवादी चिंतकों की मान्यता है कि आर्थिक संसाधनों से ही राजनीतिक विकास की अवधारणा को नियंत्रित किया जाता है। यहाँ सेंटर और पेरिफेरी की थ्योरी भी है, जिसे हम आगे एजी फ्रैंक के विचारों के साथ पढ़ेंगे। बैरन, पाल स्वीजी, डास संटोस, लेनिन, समीर अमीन, एजी फ्रैंक जैसे नवमार्क्सवादी व मार्क्सवादी विचारकों ने इस चिंतन को आगे बढ़ाया है। सबसे पहले हम स्वयं कार्ल मार्क्स के चिंतन के बारे में जानेंगे। वेस्टर्न थॉट में आपने पढ़ा होगा, और ये बहुत ही एक उम्दा विचारधारा है, जिस विचारधारा ने पूरी दुनिया में क्रांति की लहर उत्पन्न कर दी। कार्ल मार्क्स वह नाम है जो नाम अपने आप में मजदूर की, सर्वहारा वर्ग की, न केवल एक राष्ट्र की सीमाओं से अपितु पूरी दुनिया में जो मजदूर है, जो कामगार वर्ग है, जो सर्वहारा वर्ग है, जो खून और पसीने की मेहनत से अपना
पेट भरता है, उस मजदूर वर्ग के उत्थान के लिए कार्ल मार्क्स ने वैचारिक रूप से एक ऐसी क्रांति उत्पन्न की, आने वाली शताब्दियों शताब्दियों तक उसका कोई तोड़ नहीं, उसका कोई जवाब नहीं और उसका कोई विकल्प नहीं है। कार्ल मार्क्स का चिंतन अपने आप में ही एक आर्थिक चिंतन रहा है और इस दुनिया के आर्थिक संबंधों के आधार पर निर्मित राजनीतिक संबंधों और तमाम तरह के संबंधों को, राज्य रूपी संबंधों को डिफाइन करने में कार्ल मार्क्स एक वैज्ञानिक की तरह थे और उनका जो सोशलिज्म का कंसेप्ट था, कम्युनिज्म का जो कंसेप्ट था, उसे मॉडर्न कम्युनिज्म के रूप में, साइंटिफिक कम्युनिज्म के रूप में, साइंटिफिक सोशलिज्म के रूप में माना जाता है। राज्य की अपेक्षा कार्ल मार्क्स ने मजदूरों के समाज को महत्व दिया है, बुजुर्गा वर्ग की अपेक्षा सर्वहारा वर्ग को महत्व दिया है और जो मानसिक श्रम करते हैं या पैसे वाले हैं, व्यापारी हैं, उनकी तुलना में शारीरिक श्रम करने वाले और जो श्रम करते हैं उस श्रम के वास्तविक मूल्य का उन्होंने अपने ग्रंथों कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल में बड़े विस्तार से विवेचन किया है। कार्ल मार्क्स ने न केवल समाज के विकास के आर्थिक इतिहास को अभिव्यक्त किया है, अपितु इसके साथ साथ उस आर्थिक विकास का अध्ययन करके उसको किस तरह से हम पराजित कर सकते हैं, किस तरह से उसको समाप्त कर सकते हैं, शोषण की व्यवस्था का अंत कर सकते हैं, ये भी उसने स्पष्ट वैज्ञानिक स्वरूप में बताया है। यही कारण है कि वह दुनिया में महानायकों के रूप में पूजा जाता है और यूथ, कामगार और श्रमिक वर्ग के लिए पूरी दुनिया भर में वह एक चेतना, आशा और विश्वास का पुंज है जो आने वाली शताब्दियों में हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेगा। एक शिक्षक के रूप में कार्ल मार्क्स ने ऐसा आर्थिक चिंतन, वैचारिक चिंतन स्थापित किया, शुरू किया जो पढ़ने वाले उस पाठक के नसों में खून के उबाल को उत्पन्न कर देता है। द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से उन्होंने विकास की प्रक्रिया को, जिसे डायलेक्टिक मेटेरियलिज्म कहा जाता है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहा जाता है, मेटेरियलिज्म को मेन कंपोनेंट माना है जिसके आधार पर ही द्वंद्वात्मक प्रकृति प्रक्रिया वाद, प्रतिवाद और संवाद के 3 चरणों में उदित होती है। गेहूं के दाने से वो समझाते हैं कि दाना धरती में बोने पर नीचे की ओर बोया जाता है, ऊपर की ओर पौधा बनकर आता है, ये मूल वाद होता है। ये बालियों के स्वरूप में प्रतिवाद होता है और बालियों के बिखरने के बाद गेहूं का मूल दाना अपने ही अस्तित्व में आ जाता है और ये जिंक जैड के रूप में चलने वाली प्रक्रिया है, वह मूल संवाद का ही स्वरूप है, मूलवाद का ही स्वरूप है। और इस तरह से ये वाद, प्रतिवाद और संवाद की जो प्रक्रिया है वो निरंतर गमन करती रहती है और यही इस आधुनिक समाज के विकास की प्रक्रिया है जिसे वह 6 अवस्थाओं में विभाजित करता है। पहली अवस्था और अंतिम अवस्था सर्वहारा की अवस्था होती है जिसमें सभी एक ही वर्ग होते हैं, न कोई अमीर होता है, न कोई गरीब होता है, न कोई स्वामी होता है, न कोई दास होता है, न कोई बुजुर्गा होता है, न कोई सर्वहारा, सब एक ही वर्ग के होते हैं, सर्वहारा वर्ग के। इसीलिए उन्होंने राज्य विहीन, वर्ग विहीन और धर्म विहीन व्यवस्था की बात की है। राजनीतिक व्यवस्था के रूप में उसने राज्य के अस्तित्व को ही नकार दिया है, क्योंकि राज्य अपनी उपयोगिता खो देता है, इसलिए राज्य नहीं रहता। पॉलिटिकल सिस्टम या राज्य शोषण का एक यंत्र है। पूंजीपति, व्यापारियों या पैसे वाले लोगों ने अपने पैसे की सुरक्षा के लिए, शोषण को बचाए रखने के लिए, मजदूरों के विरोध से बचने के लिए, क्रांति से बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए दीवार के रूप में राज्य का विकास किया है। इसलिए वो कहता है स्टेट इज ए टूल्स ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ द मास। आम लोगों के शोषण का हथियार है राज्य और ये राज्य उन लोगों का है जो लोगों का शोषण करते हैं। वर्ग, अमीर और गरीब वर्ग, क्योंकि राज्य का जो एग्जिस्टेंस है वो क्लास डिवीजन पर डिपेंड करता है। जब स्वामी और दास वर्ग नहीं बना था तब तक राज्य का अस्तित्व नहीं था। राज्य एक आर्टिफिशियल टूल है जो पूंजीपतियों ने ईजाद किया है और वो अपने पैसे को, अपनी संपत्ति को, अपने ऐशो आराम को बरकरार रखने के लिए राज्य को ईजाद करते हैं और ये राज्य सर्वहारा वर्ग के सामने पूंजीपति के हितों की रक्षा के लिए एक दीवार के रूप में काम करता है। मजदूरों के शरीर के एक एक रंध्र से, पोर से और जो छेद हैं, जो बालों के उन खून जिनसे पसीना निकलता है, जो नसें जिनमें खून बहता है, उस मेहनत कश मजदूरों के
मूल श्रम से, जिसे सरप्लस वैल्यू कहा जाता है, जो बाजार मूल्य, विनिमय मूल्य, मूल मूल्य का अंतर होता है, अतिरिक्त मूल्य, उस अतिरिक्त मूल्य से जो खून और पसीने के रूप में मजदूरों को मिलना चाहिए था वह मजदूरों को नहीं मिला, और वो जो नहीं मिलना चाहिए था उसी सरप्लस वैल्यू से उन्होंने राज्य रूपी पूंजीवादी दीवार को खड़ा किया है। कार्ल मार्क्स का यह मानना है कि निजी संपत्ति और असली लोकतंत्र, यथार्थ लोकतंत्र कदापि साथ नहीं रह सकते। जिसको स्टेट कहा जाता है वह कभी नहीं हो सकता, क्योंकि स्टेट निजी संपत्ति का परिणाम है, इसलिए राज्य है तो लोगों का शोषण कभी समाप्त नहीं हो सकता। धर्म को भी कार्ल मार्क्स ने जनता की अफीम कही है और एक ऐसा नशा कहा है जिसको ग्रहण करने के बाद व्यक्ति अपनी तार्किकता, विवेकशीलता और बुद्धि को खो देता है। इसीलिए वह धर्म के पक्ष में तमाम तरह के कुतर्क तर्क देने लगता है और वह सामने वाले की बात सुनकर भी अनसुना कर देता है, नज़रअंदाज कर देता है, और वो समझने के लिए कभी तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि ये अफीम का जैसा नशा है जो आपको शिथिल नहीं बनाता अपितु एक्टिव बनाता है। इसलिए हम देखते हैं तमाम तरह की कावड़ यात्राएं, मक्का मदीना की यात्राएं, अलग अलग धर्मों के लोग जो कार्य करते हैं वो धर्म के नशे के वशीभूत होकर ही ऐसा कार्य करते हैं, और यदि उनकी चेतना, विवेकशीलता जागृत हो तो कदापि ऐसा कर्मकांड या मैजिक नहीं करेंगे, परंतु जिस व्यक्ति को नशा होता है उसकी तार्किकता शून्य हो जाती है, जिसको समझाने कहने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। कार्ल मार्क्स इसी के साथ कहते हैं कि जो राज्य रूपी संरचना बनाई है, जिसको स्ट्रक्चर कहा जाता है, अधिरचना, वह किस पर आधारित है? वह बेस पर आधारित है। उसका बेस क्या होता है? पॉलिटिकल इकोनॉमी है, राजनीतिक अर्थशास्त्र है। इसी पर राजनीतिक संरचना आधारित होती है। ये राजनीतिक अर्थशास्त्र मजदूर है, सर्वहारा वर्ग है और मोड ऑफ प्रोडक्शन का आधार है, जिसके ऊपर ही सुपर स्ट्रक्चर को डिजाइन किया जाता है। इसलिए कार्ल मार्क्स का ये मानना है कि यदि राजनीतिक विकास की जो अवधारणा बाद में आई है तो उसके चिंतन में हम खोज सकते हैं कि राजनीतिक विकास का जो कंसेप्ट है कार्ल मार्क्स के अनुसार वह आर्थिक विकास पर ही केंद्रित है, और राजनीतिक विकास उन्हीं देशों का हो सकता है जो आर्थिक रूप से समृद्ध हैं। लेनिन कार्ल मार्क्स के चिंतन को व्यवहारिक रूप में लागू करने वाला दुनिया का पहला विचारक है, जिसने रूस के जार शासक निकोलस द्वितीय के विरुद्ध क्रांति की और एक व्यवहारिक रूप में कार्ल मार्क्स के साम्यवाद की स्थापना की। यद्यपि लेनिनवाद का जो मार्क्सवाद है या लेनिनवाद जिसे कहा जाता है वो उल्टा मार्क्सवाद है और मार्क्स के मूल स्वरूप में वह स्थापित नहीं हुआ, परंतु काफ़ी हद तक फिर भी वह कार्ल मार्क्स का प्रतिनिधित्व करता है, मार्क्सवाद का प्रतिनिधित्व करता है। लेनिन कहते हैं पूंजीवाद साम्राज्यवाद की ही उच्चतम अवस्था है, जिसको आप कैपिटलिज्म कहते हैं, जिसको आप सुपर पावर कहते हैं, जिसको आप विकसित राज्य कहते हैं, वह इम्पीरियलिज्म की हाईएस्ट स्टेज होती है। और पश्चिमी प्रतिमान मूलतः एक आर्थिक प्रतिमान है और आर्थिक प्रतिमान के आधार पर ही पश्चिमी देशों के द्वारा पूर्व के देशों का या उत्तरी गोलार्ध के देशों के द्वारा दक्षिण गोलार्ध के देशों का शोषण किया जाता है। लेनिन कहते हैं जहां गरीबों के शोषण को वैध स्वरूप देने का प्रयास किया जा रहा है। लेनिन ने निर्भरता सिद्धांत को साम्राज्यवाद के सिद्धांत के रूप में व्यक्त किया है। उसके अनुसार ये विश्व का राजनीतिक व आर्थिक विभाजन नहीं अपितु गरीब देशों की पश्चिमी देशों पर निर्भर बनाता है। ये औपचारिक रूप से राजनीतिक निर्भरता, वित्तीय और कूटनीतिक निर्भरता का एक जाल है। लेनिन कहते हैं कि राजनीतिक विकास की जो संकल्पना है वो कुछ भी नहीं है। ये फॉर्मल रूप से विकासशील देशों को पॉलिटिकल डिपेंडेंट बनाता है, फाइनेंशियल डिपेंडेंट बनाता है, डिप्लोमेटिक रूप से उनको निर्भर बनाने का एक जाल है। नवमार्क्सवादी चिंतक एजे फ्रैंक के दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो फ्रैंक ने अपनी पुस्तक कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका 1967, जो लैटिन अमेरिकी देश हैं, पिछड़े हुए देश हैं, वहाँ पूंजीवाद के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए उन्होंने चिली और ब्राज़ील का केस स्टडी किया और उसके बाद ये अभिव्यक्त किया कि क्यों जो पिछड़े हुए देश हैं या बैकवर्ड कंट्री हैं वो अल्प विकास के ही ध्येय को क्यों प्राप्त कर पा रहे हैं, या वो राजनीतिक विकास को या विकास को क्यों प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ये उसने 4 कारण बताए हैं। नंबर 1, उनका ये मानना है कि अल्प विकास की जो प्रकृति है वो वास्तविक नहीं है, ओरिजिनल नहीं है। जिन देशों ने
विकास प्राप्त कर लिया है या जो विकसित राज्य हैं, अगर उनके हम डेवलपमेंट की हिस्ट्री खोजते हैं तो हमें मालूम पड़ता है ऐसे राज्य इतिहास में कभी अल्प विकसित रहे ही नहीं। वो अविकसित से सीधे ही विकसित हमें दिखाई देते हैं। जिस अल्प विकास की बात की गई ये विश्व पर पूंजीवादी प्रभुत्व का परिणाम है। नंबर 2, पूंजीवादी और पूर्व पूंजीवादी या सामंती अव्यवस्थाओं में किया जाने वाला विभेद ये भी असत्य है, क्योंकि पूंजीवादी राज्य समान अवस्थाओं से ही गुजरे हैं। पूर्व में सामंती अवस्था जैसी कोई अवस्था विद्यमान नहीं रही है। केंद्र व परिधि का संबंध न केवल बाहरी स्तर पर अपितु तीसरी दुनिया के राष्ट्रों के आंतरिक स्तर पर भी पाया जाए। इसका मतलब है कि जैसे मूल हॉस्पिटल होता है और सैटेलाइट हॉस्पिटल होते हैं, तो सैटेलाइट हॉस्पिटल मेट्रोपोलिस हॉस्पिटल पर निर्भर होते हैं। तो जो मूल है, केंद्र है, जिसको मेट्रोपोलिस कहा जाता है, मेट्रोपिस कहा जाता है, वह केंद्र होता है, वह एक्सिस होती है, धुरी होती है, और उसके ऊपर ही उसकी परिधि निर्भर करती है। इसका मतलब है कि न केवल ये विकसित और विकासशील राज्यों के बीच संबंध है, अपितु विकासशील राज्यों के अंदर जो विकास केंद्र परिधि का आधार है वो भी उनके आंतरिक जीवन में पाया जाता है। यानी पिछड़े हुए लोग, यानी कि हम कह सकते हैं इंडिया और भारत, यानी कि शहर और गांव, यानी कि अमीर और गरीब, यानी कि जिला और राजधानी, इनमें जो अंतराल है। चौथा, युद्ध व मंदी जैसी दशाएं उनको पूंजीवाद की ओर अग्रसर करती हैं, परंतु सत्य यह है कि पूंजीवादी देश अपने विकास के लिए अल्प विकास का नेतृत्व करते हैं। बताया तो ये जाता है, माना ये जाता है कि युद्ध होने से और डिप्रिसिएशन जिससे होने से, मंदी उत्पन्न होने से वो पूंजीवाद को अपनाना चाहते, परंतु सत्य ये है कि पूंजीवादी देश अपने विकास के लिए अल्प विकास के देशों का नेतृत्व कर रहे हैं। दास सेंटोस के चिंतन की अगर बात करें तो उनका ये मानना है कि निर्भरता की परिघटना तब घटित होती है जब पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली का विस्तार होता है। इसका मतलब कैपिटलिज्म का डेवलपमेंट ही पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, वो उन देशों का है जो कैपिटलिस्ट स्टेट हैं। प्रभुत्वशाली राष्ट्रों के द्वारा तीसरी दुनिया के राष्ट्रों का शोषण ही अल्प विकास का प्रमुख कारण है। ये जो अंडर डेवलप्ड थ्योरी हैं या विकास के सिद्धांत हैं, निर्भरता के सिद्धांत, उनका आधार यही है कि वो प्रभुत्वशाली राष्ट्रों के माध्यम से विकास करना चाह रहे हैं, और इसमें उनका विकास नहीं, केवल अल्प विकास ही हो सकता है। यानी वो सदैव हमेशा के लिए अंडर डेवलप्ड कंट्री ही बने रहेंगे। विकास का उनको केवल विकसित देशों ने सपना दिखाया है। ये निर्भरता यूरोपीय प्रभुत्व पर वित्तीय, औद्योगिक, व्यापारिक स्वरूप में दिखाई देती है। इसने विकासशील देशों का अध्ययन कर न्यू डिपेंडेंसी का विचार प्रतिपादित किया। डॉस सेंटोस ने कहा कि ये नव निर्भरता है विकासशील देशों की विकसित देशों के ऊपर, परंतु हकीकत में विकसित देश विकासशील देशों के ऊपर आर्थिक रूप से निर्भर हैं, और उनको बता ये रहे हैं कि विकासशील देश उनके ऊपर निर्भर हैं, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। क्योंकि जैसे ही हम परिधि और केंद्र की बात करते हैं तो सेंटर में विकसित राज्य हैं, इन राज्यों को डेवलप स्टेट कहा जाता है, और जो परिधि में आपको राज्य दिखाई दे रहे हैं ऐसे राज्य विकासशील राज्य हैं, पिछड़े हुए राज्य हैं, तीसरी दुनिया के राज्य हैं, या बैकवर्ड कंट्री हैं। अब ये कहा गया कि परिधि का जो विकास जो है, वो आपको परिधि का जो विकास है वह किस बात की कंडीशन है, यह है परिधि का विकास इस अंदर सेंटर के विकास की कंडीशन है। जब हम इस संदर्भ में देखते हैं तो केंद्र का जो विकास है वो अधिक होता है, और जो परिधि का विकास है वो कम होता है। ये एरो ये दिखा रहा है कि परिधि का विकास तो इतना हुआ है, परंतु जो सेंटर है उसका विकास यहाँ तक संभावना है, और यहाँ तक उसके पास संभावित है, विकास की संभावना है। तो हकीकत में बताया तो ये गया है कि परिधि का विकास होता है, परंतु परिधि का विकास नहीं, परिधि का केवल अल्प विकास होता है, क्योंकि विकास की गति और गैप को देखेंगे तो ये गैप कम है और ये गैप ज़्यादा है। तो केंद्र का विकास अधिक होता है और परिधि का विकास कम होता है। तो कम विकास है वही अंडर डेवलप्ड की सिंबल है, निशानी है। इसलिए विकासशील देशों का केवल अल्प विकास होता है, जबकि विकसित देशों का विकास होता है ये केंद्र परिधि के माध्यम से। और दूसरा ये भी कहना चाह रहे हैं कि ये जो परिधि है ये निर्भर है केंद्र के ऊपर, केंद्र के बिना परिधि का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि जैसे आप डॉट से शुरू करते हैं इस डॉट को आप आगे बढ़ाएंगे तो बढ़ता जाएगा। ये केंद्र परिधि के संबंधों को अभिव्यक्त करता है, और इस केंद्र के बिना परिधि का कोई अस्तित्व नहीं। लेकिन हकीकत में
परिधि की वजह से ही केंद्र का विकास होता है, ये वो समझाना चाहते हैं। दूसरा, एनजे फ्रैंक और समीरन ये भी कहते हैं कि अगर विकासशील देश अल्प विकास को छोड़कर विकसित राज्य बनना चाहते हैं तो इसके ऊपर जो निर्भरता है उसको छोड़नी होगी। केंद्र और परिधि का जो रिलेशनशिप है उसको ब्रेक डाउन करना होगा, तोड़ना होगा। केंद्र और परिधि के बीच संबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनके बीच संबंध अल्प होना ही अल्प विकास का सबसे बड़ा कारण है। पॉल बेरन और पॉल स्वीजी की अगर बात करें तो उन्होंने डिपेंडेंसी थ्योरी को एक कैपिटलिज्म का आधार देकर मोनोपोली कैपिटलिज्म कहा है, एकात्मक पूंजीवाद कहा है। इसका मतलब है कि विकासशील देशों में जो भी निवेश के रूप में पूंजी लगाई गई है वो विकसित राज्यों की है और उन्होंने उन देशों में मोनोपोली स्थापित कर ली है, जिसके कारण विकासशील देश राजनीतिक विकास के ध्येय को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। इनके द्वारा पार राष्ट्रीय निगमों के रूप में, मल्टीनेशनल कंपनीज के रूप में, पूंजी निवेश के रूप में एफआईआई, एक एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो आधारभूत संरचना को बढ़ाता है। दूसरा एफआईआई आता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, जो केवल विदेशी संस्थागत निवेश है। शेयर बाजार में निवेश करना एफआईआई का सिंबल है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में निवेश करना या बिजली उत्पादन में निवेश करना एफडीआई का आधार है। इंश्योरेंस में निवेश करना एफआईआई का आधार है। तो ये एफआईआई ज़्यादा कर रहे हैं और कॉरपोरेट कैपिटलिज्म को डिज़ाइन कर रहे हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट को डिज़ाइन कर रहे हैं। जैसे बीमा किसी प्रकार का निवेश नहीं चाहता, केवल आपको एक ऑफिस चाहिए और आपको निवेश कुछ नहीं करना, आपको केवल और केवल पैसा कमाना है। केवल डर दिखाकर कि मर जाएंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा तो क्या होगा, तो बीमा जिसको जोखिम और आग्रह की विषय वस्तु कहा जाता है, वो निसंदेह एक लूट है विकसित राज्यों के द्वारा विकासशील देशों में। बीमा क्षेत्र में सरकार ने 100% निवेश कर दिया है। लैटिन अमेरिकी शोधार्थियों का ये मानना है कि 20वीं सदी में केंद्र में स्थित एकाधिकार पूंजीवाद का उसकी परिधियों पर पड़ने वाले बाहरी प्रभावों का विश्लेषण किया है। पॉल बॉरन कहते हैं कि पूंजीवाद अपने अंतर्निहित स्वभाव के कारण तीसरी दुनिया के देशों का शोषण करता है। वे कहते हैं कि विकसित देशों के हित में है कि वे विकासशील देशों के ऊपर निर्भर बनाए कर रखें, ताकि बाद में उनके लिए कच्चे माल के स्रोत बन सके। पॉल बेरन और स्वीजी ये कह रहे हैं कि विकसित देशों को विकासशील देशों के कच्चे माल की आवश्यकता है, या अपना जो माल है, जो वस्तु सेवाएं, उनको खपाने के लिए विकासशील देशों का बाजार उनको चाहिए। जैसे भारत की हम बात करते हैं, पर लोग ये समझ ही नहीं रहे कि भारत का विकास नहीं हो रहा है। भारत को दुनिया के विकसित राज्यों ने, यहाँ तक कि चीन ने भी भारत को एक बाजार मान रखा है जहाँ पर आप कचरा बेच सकते हो, इसलिए भारत भारत का वो नाम कर रहे हैं। सैमसंग, ये जितनी मोबाइल कंपनियां हैं, टेक्निकल कंपनियां हैं, वो अपना माल बेचने के लिए भारत का यूज कर रहे हैं, बाकी भारत को वो कुछ भी नहीं मानते हैं। वो केवल एक कचरा मानते हैं, जहाँ पर कचरा हमें बेचना चाहिए। सौंदर्य प्रसाधन सामग्री जिनका कोई आउटपुट नहीं है, उन बालों के तेल, बाल उगाना, गोरे होना, ये तमाम तरह के जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, साबुन है, तेल है, टूथपेस्ट है, कपड़े हैं, जूते हैं, हेयर ऑयल हैं, ये सब क्या है, ये सब केवल एक ट्रेप है, डेवलपमेंट ट्रेप का, और वो अपना जो माल है वो भारत में बेचना चाहते हैं। इसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। वो केवल और केवल भारत को एक बाजार के रूप में यूज कर रहे हैं। तो भारत का विकास तो किसी भी कीमत पर नहीं होगा, अपितु उनका विकास होगा, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में वो आर्थिक संसाधन या पैसा भारत से खींचकर बाहर ले जाते हैं। ये देश परिधि पर स्थित होते हैं जो केवल कृषि उत्पादों का उत्पादन कर अविकसित ही रहते हैं। फ्रैंक से लेकर बेरन तक का विश्लेषण है तीसरी दुनिया के समाजों का मार्क्सवादी दृष्टिकोण से अल्प विकास के चिरकालीन अध्ययन का एक बहुत बड़ा परिदृश्य है। पॉल बेरन और स्वीजी कैपिटलिस्ट डोमिनेशन इन बेसिक इश्यूज के साथ जुड़ा हुआ ढांचा प्रस्तुत करते हैं, तभी मार्क्सवादी दृष्टिकोण से अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करते हुए हमें दिखाई देते हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी शोषण को तो स्पष्ट करते हैं, परंतु दुनिया के समाजों के लिए आर्थिक और राजनीतिक विकास का कोई अन्य मॉडल प्रस्तुत करने में सफल नहीं है। इस सिद्धांत ने उदारवादी प्रतिमान के उस तीसरे पक्ष को पर कोई प्रकाश नहीं डाला है जो पिछड़े देशों की वकालत करता है।
निसंदेह मार्क्सवादी उपागम राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों शोधार्थियों और बौद्धिक संपदा निवेश करने को प्रोत्साहित करता है कि उन्हें भी चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए, सिद्धांत प्रतिपादित करने चाहिए और विकासशील देशों, पिछड़े देशों, भारत जैसे देशों के राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों शोधार्थियों को नई थ्योरी डिजाइन करने का बौद्धिक प्रयास करना चाहिए। मिस्र मूल के समीर अमीन का ये मानना है, जो कि नव मार्क्सवादी विचारक हैं, अल्पविकसित देशों का सामाजिक आर्थिक विकास बाह्य शक्तियों के द्वारा नियंत्रित है। समीर अमीन कहते हैं कि इन विकासशील देशों का जो सोशल डेवलपमेंट है वो भी उनके द्वारा कंट्रोल्ड है। नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था न्यू की हम बात करें, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की, तो नेम के अल्जीरिया सम्मेलन 1974 में पहली बार ये मांग उठाई गई कि असमानता और अन्याय पर इस आधारित अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली के कारण तीसरी दुनिया के देशों का शोषण हो रहा है और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विनिमय की संपूर्ण व्यवस्था पर शक्तिशाली राष्ट्रों का प्रभुत्व उसे समाप्त करना चाहिए, अन्यथा विकासशील देश केवल अल्प विकास के चक्र में फंसकर ही रह जाएंगे। तो ये राजनीति विकास का मार्क्सवादी लेनिनवादी अप्रोच है, जो इस बात का समर्थन करता है कि जो हम देख रहे हैं या पश्चिमी मॉडल जो हमने अपना रखा है वह विकासशील देशों का विकास नहीं कर सकता है। उसके माध्यम से केवल विकासशील देश अल्प विकास अंडर डेवलप्ड के ध्येय को ही प्राप्त कर सकते हैं। वे कच्चे माल के रूप में उनके लिए बाजार के रूप में उपलब्ध हैं, उनकी मोनोपोली को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। और अब तो वो सोशल जो टर्म कंडीशन है, मैजिक हैं, उनमें भी उनकी एंट्री हो गई है। वो भी अपने आप में एक बड़ी ही विचित्र स्थिति है कि विकासशील देशों को विकास का ऐसा डेवलपमेंट ट्रेड दिखाया गया है जिससे वो चाह कर भी बाहर नहीं निकल पा रहे, या वो ये समझ ही नहीं पा रहे, या मार्क्स की भाषा में अगर मैं कहूँ तो विकासशील देश, पिछड़े हुए देश, भारत जैसे पिछड़े हुए देश, सामाजिक आर्थिक संरचनाएं पिछड़े हुए देश, जिनको बड़े बड़े ट्रिलियन और इकोनॉमी रोजगार का सपना दिखाया जा रहा है, वो किसी भी कीमत पर डेवलपमेंट ट्रेप से बाहर नहीं निकल सकते। और मार्क्स के नज़र में ये विकास का माया जाल है और ये विकास ठीक वैसे ही है जैसे कि पूंजीवादियों ने राज्य खड़ा किया, ऐसे ही विकसित देशों ने विकासशील देशों का शोषण करने के लिए विकास की दीवार खड़ी कर दी है। और इस दीवार से सिर टकरा कर हम गिरने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। और ये दीवार, विकास की जो दीवार है, वो दीवार भी ग्लास की बनी हुई है जो दिखाई नहीं देती, लगता है कि दीवार नहीं है परंतु दीवार है, और इस दीवार से सिर टकरा कर हम गिरते रहते हैं। विकासशील देशों की ये ऐसी ही दुर्दशा है, इसलिए विकसित राज्य का उनका सपना केवल सपना ही बना रहेगा जब तक कि वह इस तथ्य को समझ नहीं सकते हैं। ये राजनीति विकास का सिद्धांत, दोनों सिद्धांत पूरे हो गए। नेक्स्ट व्याख्यान में हम पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन की कंसेप्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। आपका मेरे व्याख्यान को सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको मेरा व्याख्यान समझ में आता है, आपकी कंसेप्ट क्लियर होते हैं, तो इसे लाइक करें, कमेंट भी करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।